अस्सलाम वालेकुम। आज की जो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मलिक रियाज़ की एक्स्ट्राडिशन हासिल करने के लिए दुबई अथॉरिटीज़ से रब्ता करने का फ़ैसला किया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम एक तरफ तो ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं। उसमें सर फहरिस्त तो हम बता सकते हैं कि जैसे कराची बैरियर टाउन का केस था, जिसमें प्ली बार्गेन बाद में की गई सुप्रीम कोर्ट के साथ ही, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से कैसे प्ली बार्गेन कर ली। और वो उस वक्त बाबा रहमत कहा करते थे 1000 अरब दे दो तो तुम्हारे साथ डील हो जाएगी। फिर वो 1000 अरब मांगते मांगते वो जैसे वो सौदा किया जाता है ना, वो मैं मिसाल दूंगा तो कुछ शायद नामनासिब हो जाए, लेकिन 460 अरब के अंदर वो बाद में डील फाइनलाइज़ की गई और उसके भी किस्तें कर दी गई कई सालों में वो पैसे देने के लिए। इसी तरीके से न्यू मरी और तख्त परी के इलाके के अंदर भी कहा जाता है कि उनके पास सरकारी ज़मीनों का कब्ज़ा उनके पास है जो गैर कानूनी है। फिर नैब ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कहा कि वो यूएई के अंदर एक लग्जरी अपार्टमेंट्स की स्कीम बना रहे हैं और वहाँ जो पैसा बंदा डालेगा वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा। तो हम यूएई अथॉरिटीज़ के साथ उनकी एक्स्ट्राडिशन हासिल करने के लिए राब्ता कायम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड के अंदर वो एब्सकॉन्डर हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है कि माजी के अंदर कई मौके आए जिसमें मलिक रियाज़ को विलन बना के पेश किया जाता रहा। फिर बेशतर मौके के ऊपर हमारे मीडिया के ऊपर भी उनका काफ़ी असर व रसूख है, तो उनके जो अच्छी खिदमात हैं वो अच्छे नुमाया अंदाज के अंदर मीडिया के ऊपर पेश की जाती नहीं। मीडिया के अंदर आमतौर पर उनका नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि बेशतर चैनल जो है उनके ऊपर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के एड्स चलते हैं, तो वहाँ पर नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और मुख्तलिफ़ हुकूमतों के माजी में कोई शायद ऐसी हुकूमत बची होगी जो उनकी बेनिफिशरी ना रही हो। पाकिस्तान में जजेस हों, जनरल्स हों, या मीडिया के जर्नलिस्ट हों, या मीडिया ओनर्स हों, सारे उनके बेनिफिशरी हैं। तो ये तमाम लोग उनकी खबर आसानी से रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो आज हम जहाँ स्टैंड करते हैं, जहाँ दोबारा से एक नैब की प्रेस रिलीज़ आई है, तो क्या ये केस आगे कंटिन्यू करेगा या एक टेम्प्रेरी फेज़ है जिसके बाद दोबारा सब गुडी गुडी अच्छे अच्छे से वैसे ही भाई भाई बन के सब रहने लगेंगे? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मुज़ाकरात वाला अमल है, क्योंकि ये केस 190 मिलियन पाउंड वाला इमरान खान के केस के साथ जुड़ता है। अगर मलिक रियाज़ की गवाही हो जाती है, शहजाद अकबर की गवाही हो जाती है, फराह गोगी की गवाही हो जाती है, फॉर्मर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे साकिब निसार साहब, उनसे पूछा जाता है, तो फिर वो केस मुकम्मल हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट में डिफेंड करने के लिए कुछ पास होगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम पनिशमेंट जो 14 साल की दी गई है वो हाई कोर्ट में स्टैंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये मामला आगे चलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी आते हैं, सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और मशीर हैं कानून इंसाफ के। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, मलिक रियाज़ साहब, कैसे मामला चलता नज़र आता है आगे आपको? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में ही सारा समअप कर दिया है कि अगर उन पर इल्ज़ामात जो हैं सारे, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके एतबार में उन्होंने कारोबार ना किया हो, ठीक है, या उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट या उस टाइप की जुडिशरी, तो उस वक्त आंख पे पट्टी क्यों बंधी हुई थी? सवाल यहाँ से शुरू। बहरिया को तो आप बाद में पकड़ेंगे, पहले तो आप पकड़ेंगे कि वो सब आंख पे पट्टी अंधे थे, सारी बेनिफिशरी उनके साथ। तो बेनिफिशरी है, तो बेनिफिशरी खेल खेल के तो हम मुल्क को यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी उनकी सोसाइटी भी है, उन्होंने गबन भी किया, उन्होंने फलाना भी किया, उन्होंने धमाका भी किया। अब क्यों कह रहे? और जब वो यहाँ इस मुल्क में मौजूद थे तो उस वक्त क्यों नहीं कोई चीज़ की गई? जब वो मुल्क से नहीं, ये क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर कि हर चीज़ किसी के निकलने के बाद, किसी की ओहदे की वजह से? अभी आप KPK के अंदर मीटिंग हुई, मिसाल आपको दे रहा हूँ, चीफ जो है हमारे वो बहुत ज़बरदस्त टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वक्त की ज़रूरत है, कामयाबी अभी हो रही है, लेकिन दहशतगर्द आप उस कमरे में मौजूद है, अली मोइन गंडापुर, क्योंकि वो CM है, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं ना, रियासत को हिलाना। पर्चे होने का मतलब ये नहीं है कि वो दहशतगर्द है। पाकिस्तान में पर्चा 780 का तो फिर पूरे सियासतदानों के ऊपर है। तो सर मेरी बात सुनो, अगर आपकी मैं ये बात समझ लूँ, मलिक रियाज़ वाला फोकस बाद में आके, मैं इसे आपको तसलसल बता रहा हूँ कि सब कुछ बाद में क्यों होता है। अब आप अगर ये क्रेडिट देते हैं कि अब क्या होगा मलिक रियाज़ का? सर अभी तो इज आउट ऑफ कंट्री, व्हाट कैन यू डू? कुछ भी नहीं होगा, व्हाट कैन यू डू? तो बस ये मीडिया में क्या आज तक पाकिस्तान में उनसे रिकवरी शायद इस हद तक हो जाएगी, उनके एसेट्स यहाँ हैं, लेकिन आज तक आपने पाकिस्तान, मलिक रियाज़ के अपने नाम थोड़े होंगे कि आप ले लेंगे? नहीं, बहरी टाउन के नाम होंगे। मुझे आज बताएं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, सब ज़्यादा जानते हैं, पाकिस्तान में करप्शन का एक धेला कभी वापस आया? एक धेला। 190 मिलियन आया था ना, तो उसके के बेनिफिशरी थे ना, पता चल रहा है। ठीक है, वो PTI बेनिफिशरी थी, ठीक है ना, ये ओवर एंड अबव आने थे वो 460। मलिक रियाज़ का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताएं? सर देखिए, वो इस मुल्क से बाहर है, जितना आप एक्शन कर सकते हैं आप कर लेंगे।
बट व्हाट हाउ डू ये यू पहली दफ़ा नहीं है, आपको पता है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिटिंग चीफ जस्टिस के होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त भी बड़ा शोर था जी, पता नहीं क्या होने लगा। लेकिन तो सर मेरी बात सुने, आप उनके लिए कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करें दुबई की, वो दुबई से निकल जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। तो फिर ये प्रेस रिलीज जारी करके क्या हासिल करेंगे? अगर कुछ कर नहीं सकते तो इतने कमज़ोर हो गई रियासत कि नहीं कुछ कर सकते। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर आपकी किसी से एग्रीमेंट नहीं है किसी मुल्क से एक्सचेंज का, तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा लगे बुरा लगे, एकदम करप्शन से पाकिस्तान को होना तो चाहिए। इसके आगे नहीं चलना, आपका लुबे लबाब ये है कि बस प्रेस रिलीज आ गई, आगे कुछ होना नहीं है। मुझे आप लॉजिकली बताएं ना सर, ही इज़ नॉट हेयर। जिधर उनका ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, जिस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम बात कर रहे हैं, हमारी ट्रीटी साइन हुई हुई है, वहाँ से वो निकल जाएंगे। तो फिर सर यूएई से तो वो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो किसी बंदे को यूं पकड़ के ला सकते हैं। जो यूएस से निकल के दूसरी फ्लाइट लेने में कितने घंटे लगते हैं? आधे घंटे का। अब तक मूव भी कर रहे हो, अगर मूव करना चाहें तो। फिर फैसल साहब आप बताइएगा, ये मामला 190 मिलियन पाउंड वाले के साथ केस के जुड़ता है, तो क्या रियाज मलिक के ऊपर संजीदगी के साथ कोई कोशिश है कि उसके वो ज़मीनों शिनों के कब्जे का मामला सीधा करना है या कुछ और है मामला? मलिक साहब, विद रिस्पेक्ट यू सेड कि 190 मिलियन करप्शन का पैसा वापस आया, और आप मुझे रिकॉर्ड से कोई चीज़ दिखा दें जिसमें ये करप्शन का पैसा डिक्लेयर हुआ हो पाकिस्तानी कोर्ट्स में से या यूके कोर्ट्स में से। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स का ये मतलब नहीं है कि करप्शन का पैसा है। करप्शन का पैसा जब साबित होता है, जो क्राइम प्रोसीड जिसको आप कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, कि अगर वो फोरफिएट होता या जब्त हो जाता, लोगों की जब्त नहीं हुआ है, ये पैसा एनसीए के साथ एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज फैमिली को वापस आया, और सुप्रीम कोर्ट का जो बैंक अकाउंट है वो भी उनकी बहू ने अपने लेटर में अपने सोलिसिटर्स के थ्रू जो लिखा वो उनको दिया, और वहाँ पे ये सारे पैसे वापस आए। पहली बात, मलिक रियाज साहब वो कहते हैं ना कि मुकदमे के दौरान तो उनको याद नहीं आया एक्स्ट्राडाइट करना, उसकी वजह कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को कॉन्विक्ट करना था ना, बहुत जल्दी थी। और मैंने ये कहा जज साहब को कि विंटर वेकेशंस के बाद कर लें, कोई इतना आपने उस वक्त ये सवाल उठाया कि आप पहले मलिक रियाज से, फरागोगी से, बैरिस्टर शहजाद से, उनसे तो ला के क्रॉस एग्जामिन करें। देखिए, एक चीज़ होती है प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिफेंस, एंड यू नो इट बेटर। डिफेंस जो है हमने अपने क्लाइंट्स करना है, जो जिन लोगों के हम वकील नहीं हैं हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन ने करना था। आपके ख्याल में उनसे सवाल जवाब करे बगैर इमरान का केस मुकम्मल हो जाता है? सर, हमने 342 के स्टेटमेंट के बाद हमने तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमने एविडेंस नहीं दिया, हमने 342 का स्टेटमेंट दिया है। इस केस में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि कन्विक्शन हो सकती। ये कन्विक्शन जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दिस जजमेंट इज पॉलिटिकली। मलिक रियाज के ऊपर जो नैब ने स्टेटमेंट जारी दिया उनका क्या होगा? मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब और नैब जो हैं, ये आज मलिक रियाज ने भी नैब के ऊपर कोई उन्होंने भी बयान, उन्होंने मलिक खाली नैब पे नहीं दी, उन्होंने तो कहा कि सारों के वो कच्चे चट्टे खोल दूंगा। हाँ, तो फिर वो सामने रख लो, अल्लाह करे खोल दे, मैं तो दुआ मांगता हूँ अल्लाह करे वो नाम एक दफ़ा जारी करें। दुआ मांगते हैं, लेकिन ये दुआ वो नहीं ना मांगते जिनके कच्चे चट्टे हैं। वो तो सारों को मसले बिछाने चाहिए क्योंकि उसमें सबके नाम आएंगे। आप आ सकते हैं, बहुत सारों के आ सकते हैं, आने चाहिए भी। और मलिक साहब जो हैं, अगर पाकिस्तान के ऊपर ये आसान कर दें, बता दें, कर ही दें तो एक दफ़ा अच्छा गुस्सा खा ही चाहिए। और उनको बिल्कुल जो हुआ उसमें पता नहीं किसके पापा का नाम आ जाए, किसके सबका ही आएगा, नाम आ जाए, सबका आएगा, किसी और का नाम आ जाए। सर कोई बंदा नहीं बचेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा खुल जाने दें। नहीं बचेंगे हम 2-3 फैसल भाई, हम चंद एक बच जाएंगे। हम चंद एक बैरिस्टर साहब, आपकी हुकूमत जो है वो इस इनिशिएटिव लेने के बाद आगे क्या हासिल करना चाहेगी? क्योंकि एक्सट्रैडिशन का कहना और नैब का स्टेटमेंट देना का मतलब तो होता है कि आपकी रियासत की इंटेंट है कि इस समत में आगे बढ़ना चाहते हैं। कितना बढ़ सकते हैं बताइए? ये तो बता रहे हैं कि आप में ज़्यादा दमखम नहीं, आगे नहीं जा सकेंगे। बिस्मिल्लाह। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ पे एक्सट्रैडिशन के हवाले से है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक जजमेंट उसकी आ चुकी है कोर्ट से, और जिसमें वो POB हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और उसमें जो नैब ने प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट की हैं तो नैब का अपना एक मैकेनिज़्म है। नैब ने डेफिनेटली रीच आउट करना है अथॉरिटीज़ को। हमारी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है एज़ पर माई नॉलेज, या मैंने जो रिसर्च अभी किया है, अगर ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती तो एक उनका जुडिशल प्रोसीडिंग के हवाले से UAE में लॉ है, लॉ नंबर 39 ऑफ 2006। तो उस हवाले से वो प्रोसेस है, उसके कुछ लवाजमात हैं, कुछ पूरे करने होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आप क्या मेक श्योर करेंगे अगर ऐसा कोई लॉ वहाँ एग्जिस्ट करता है कि उससे पहले वो ट्रेवल करके यूके में या कहीं और ना चले? देखें, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये नैब ने करना है, और नैब की अदालत ने जजमेंट दी है, और उसमें वो मफरूर हैं, उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए, क्योंकि उसमें
2 मुल्ज़मान तो जो हैं वो मौजूद हैं और बाकी दीगर जो हैं वो नहीं है। जुल्फ़ी बुखारी साहब भी नहीं है, इसी तरह मलिक रियाज साहब भी नहीं है, इसी तरह आप देखें बाकी जो लोग उसमें थे, शहजाद अकबर हैं, उनके साथ वो बैरिस्टर्स हैं, तो वो भी नहीं पूरा है। प्रोसेस ही नहीं हो तो बिल्कुल ये तमाम तर मामला है, लेकिन अब किस स्टेज पे जाता है मामला। लेकिन क्या आपकी हुकूमत ने यूएई अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता कायम किया है कि उनको वहाँ से कोई नो फ्लाई लिस्ट में डालें कि यूएई से कहीं और ना चले जाएं, या उनको रियासत पाकिस्तान के हवाले करने का कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि कल ही ये सारी जो प्रेस रिलीज़ है मैंने बल्कि आज ही देखी इसको, और इसमें आगे वो किस तरह प्रोसीड करती है नैब, क्योंकि नैब का अपना भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक मैकेनिज्म मौजूद है, तो उसमें लाजमी बात नहीं है कि डिस्कार्ड करवा दिया है लेटेस्ट। वो तो पहले तो एमएलएस लेते थे ना, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, वो तो कुछ और तरीका का अभी भी एमएलएस नैब लॉ अमेंडमेंट जो किया उसमें ये बता रहे हैं आपने वैसे फर्क कर उसमें देखें और अभी भी मौजूद है मैकेनिज्म्स हैं। पता क्यों नहीं आ रहे? वो जो बंद लफाफा है जो कैबिनेट फैसल भाई की कैबिनेट में, खान साहब की कैबिनेट में नहीं खुला था, ये 2022 से बैठे हैं ना, तो खोल दें। वो पता क्यों नहीं खुल रहा? क्यों नहीं खुल रहा? वो इसलिए नहीं खुल रहा कि वो खुलेगा तो जो इनके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है ना, इनके बॉसेस के, वो भी आ जाएंगे। वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली है। हसन नवाज साहब के ऊपर एक एयोटा ऑफ एविडेंस नहीं था। लेकिन ये पूरे प्रोसेस से फिजल आउट किया, ना शहबाज शरीफ साहब पे ना हसन नवाज साहब पे, वो पूछा ही नहीं, उनको तो क्लीन चिट दिया। ये तो आपने सौदे कैंसिल कर दिया ना, जब वहाँ पे एनसीए की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो वहाँ पे डील ब्रेक हो गई। इनका क्या था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? मेरे इल्म में नहीं, अब थोड़ी वन हाइट पार्क प्लेस सर, वन हाइट पार्क जो 9 अरब रुपए, जो हसन 18 अरब रुपए की, जो हसन से अली, ये जो अली रियाज मामला, ये कजिया शुरू कहाँ से हुआ? ये 2 जगह से शुरू तो किया था पीटीआई ने नवाज शरीफ के बेटों को पकड़ने के लिए। नहीं, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिकी, उसमें इंस्टीट्यूशनल कलूजन का नाम है कि सिंध में इंस्टीट्यूशनल कलूजन हुआ, उनके वो बेचे गए। वहाँ से ये जब एनसीए का वो आया, प्रेस रिलीज एक आया पहले, फिर ये एआरयू के उस वक्त शहजाद अकबर साहब थे, उन्होंने लिखा, और ये कैबिनेट के डिसीजन के बाद नैब ने ये केस अप्रैल 2020 में बंद भी कर दिया था, पूरा अपना इंक्वायरी करने के बाद। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी हैं। ये एक दफ़ा बंद हो गया, 2022 में दोबारा खुलवाया गया इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए और उनकी बेगम को। ये एक दफा इनका नॉन डिस्क्लोजर किससे, वन हाइट पार्क से रिलेट करता है? सर इनका भी वन हाइट पार्क से भी है, 4 एवन फील्ड से भी है। वो है ही नहीं। मेरा मतलब है सर, आप मुझे बताएं ना, एक रास्ता जहां पे मेरे राज खुलेंगे, मैं कहूंगा फैसल भाई इस पे चलें, दोनों एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालें, आप इन पे पर्दा डालेंगे, आप पर्दा डालें। नहीं, हम तो, हमारा तो बुनियादी सवाल ये है कि उस वक्त क्यों, क्या जरूरत पेश आई कि काबीना में बंद लिफाफा लेके जाने की जरूरत क्या पेश आई, और नॉट ओनली दैट, प्राइवेट सिटीजन का मामला काबीना में किस तरह जा सकता है? लेकिन मलिक रियाज के जो असासे थे, वो काम उसका शुरू होता है, वो जो उनका अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है उससे शुरू होता है। उन्होंने 2 उसके एसेट्स पकड़े, उसमें से एक एसेट वो था जो उन्होंने हसन नवाज से खरीदा था, बाकी उनके बैंक अकाउंट से 190 मिलियन पाउंड। उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा जाएगा, जो आउट ऑफ कोर्ट एग्रीमेंट इसलिए हुआ था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान को पैसा दे दो। ये पैसा तो पाकिस्तान को आना था, पाकिस्तान को ही जाना था। नॉर्मली इन नॉर्मल कोर्स भी यही होता है कि जब प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत वो कॉग्निजेंस लेते हैं, फ्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो जब अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और वो सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते, प्रूव नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो देन ऑफ कोर्स इट गोज टू द स्टेट, जो अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न है जिसके ऊपर पूरी रियासत दिस इज फैक्चुअल बेनिफिट ले सकती थी। फैक्चुअल इनकरेक्शन। ये जो पैसा है, मैं अभी आपको लेटर भी भेज देता हूँ, बाय द वे भेजें, आप प्रोड्यूसर को कहिए कि दिखा दें, अभी दिखा दें। वो ये है कि जो उनका जो है ना सर, एनसीए के साथ एग्रीमेंट है, वो अहमद अली मलिक साहब और उनकी बेगम साहबा का, तो वो जो अपना आप खत ढूंढिए। जनरल जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, ये आ गया। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब। जनरल जाहिद साहब, मलिक रियाज के साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी प्यार मोहब्बत वक्तन फक्तन जागता रहता है, कभी वो गले लगा लेते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं आइंदा से दाखिला बंद हो गया। तो अभी ये कौन सा फेज है सर, और कितनी देर ये लास्ट करेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस तरह के नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि अभी जो मौजूदा हालात है और जिस तरह की आप लीडरशिप है, प्रॉब्ली इस दफा जरा हालात मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़े से सख्त होंगे जी। कि देखिए, एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट लीड कर रही है कि वो अपने एडमेंट है, जो चीजें पाकिस्तान के लिए वो समझते हैं कि ठीक नहीं है, तो वो उन पे एक्शन ले रहे हैं जी, इर्रिस्पेक्टिव के कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना ताकतवर है, कौन के सौदे पर बैठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस दफा थोड़े से टफ हालात उनके लिए लग रहे हैं, और खासतौर पर ये जो अभी
उनकी जो इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में जो स्टांस है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा तो सर फिर यूएई से क्या राब्ता करके, यूएई से अपने गुड ऑफिसेज यूज करके उनको वापस लाने की तैयारी है, या ये सिर्फ एक नैब की प्रेस स्टेटमेंट है? क्योंकि ये मामला तभी आगे जाएगा कि वहां सीरियसनेस पीछे होगी, नहीं तो आगे नहीं चलेगा। मुझे लगता है नदीम साहब, इस वक्त स्टेट जो पाकिस्तान ने जो एस्टेब्लिशमेंट कह ले या स्टेट ने जो फैसला किया वो सख्त ही है जी, वो परसू जरूर करेंगे जी। क्योंकि अगर ये चीजें चल रही हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ ले जाएंगी चीजों को, जो भी वहां पे इन्वेस्ट करेगा, सिटीजन्स को भी वार्न किया गया है, पाकिस्तानियों को भी वार्न किया गया है कि अगर ये कैपिटल फ्लाई आउट होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरी तरह इफेक्ट करेगा जी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और आई थिंक स्टेट इस दफा फर्म होगी, लीडरशिप इस दफा शायद आपको थोड़ी सी डिफरेंट मोड में भी नजर आ रही होगी। वो माजी के अंदर तो सर ये होता रहा है कि पता चलता था कि वो कराची में इतने हजार दे जो हैं वो वहाँ पे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें उनके पास चली गई हैं, फिर कोर्ट के अंदर से लीगलाइज करने का भी रास्ता निकाला गया, 460 अरब दे के मोहरें लगाई गई। अब मैं सारी चीज़ वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन उसमें सारे लोगों की मर्जी और मंशा शामिल थी कि ये मामला लीगलाइज अब हो जाए। तो अगर यही वाला रास्ता ही कोई निकालना है तो फिर तो आगे नहीं चलेगा। तो अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ करेंगे तो जो उसका राइट है उसको राइट मिल जाएगा, जहां सजा मिलनी है सजा मिल जाएगी। नदीम साहब, आई डोंट थिंक सो कि अभी वो जो रास्तों वाला जो एक पास्ट में चीजें चलती थी एडजस्ट करने की, रास्ते निकालने की, अब तो मेरे ख्याल में पानी पुलों से काफी गुजर गया जी। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए गए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टांस सख्त लेने शुरू किए हुए हैं जी। तो प्रॉब्ली अभी वो इर्रिस्पेक्टिव कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना ताकतवर है, किसके कितने ताल्लुकात रहे हैं, देखिए ना। फिर अभी पाकिस्तान में या तो आप रूल ऑफ लॉ ले आए या फिर करप्शन, और वो उसी सिलसिले को और जो पावर और करप्शन का जो गठ जोड़ है उसी को फिर चलाते रहे, तो फिर तो वी आर गोइंग नोवेयर जी। जनरल जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब आपकी तरफ, फैसल आप फरमाइएगा, ये मामला कंक्लूड आपको तो होता नज़र नहीं आता, तो फिर इस सारी चीज़ से हासिल क्या होगा? सजा तो हुई है, हाई कोर्ट में जानी है, तो हाई कोर्ट में क्या बनेगा? देखिए नदीम साहब, सबसे पहले ये कि जो अभी आपने तजियाकार से बात की, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा मुद्दा है और मेरा मुद्दा भी वही है। इस मुल्क में जब तक जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। भुट्टो साहब को फांसी दे दी जुडिशरी ने, एवान से उनको फांसी का 15 चढ़ा दिया। अब वो 45 साल बाद कहते हैं, टिकर चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि जी भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई। मुझे तो भुट्टो साहब वापस जिंदा चाहिए, कैसे देंगे? बस ये आपने मान लिया, ख़त्म होगी बात 45 साल के बाद। आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन करार दे दिया जुडिशरी ने, फिर इमरान खान साहब को आपने क्रिमिनल जुडिशरी ने बना दिया। नवाज शरीफ साहब को उनकी चलती हुई गवर्नमेंट के अंदर पैसे ना लेने पर बेटे से उनको कन्विक्ट कर दिया। वो अकाउंट रिसीवेबल है, उसकी सवाल ही किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ने, ठीक है, उन्होंने उनको कन्विक्ट कर दिया। फिर उनका बार टाइम होने के बाद, टाइम खत्म होने का उनको क्वालिफाई भी कर दिया दूसरी दफ़ा। ठीक है, पहली दफ़ा प्लेन हाईजैकिंग में भी ऐसे किया, ठीक है, दूसरी दफ़ा। अब आपने मलिक रियाज साहब का किस्सा ले आया, तो मलिक रियाज साहब को ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया कि आप 460 में फैसला कर लें। अब ये जब तक अदालतें अपने इंटरेस्ट, स्पीडी ट्रायल और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेगी, तब तक ये मुल्क में तमाशा चलता रहेगा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। जमहूरियत, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें, ये तीनों अगर पाकिस्तान की सिमत में चलेगी तो कामयाबी होगी। यहाँ जिसमें अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया, अपनी ज़ात के लिए काम किया, अपनी शोहरत के लिए काम ये किया, मामला आगे चलता नजर आता है? सर मुझे बताए ना, मुझे आप एक बात बताएं, मैं इनकी बात से अग्री करता हूँ कि इस बार क्योंकि हमारे पास एक मिसाल है फैज़ हमीद की, ठीक है, और हमारे सैफ सलार की नीयत पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, नेक नीयत, ईमानदार आदमी, और आज से नहीं 34, 35, 36 साल से उसकी नीयत पे कोई आप सवाल नहीं उठा सकते। उसका इनिशिएटिव भी पाकिस्तान के लिए, वो रोनाल्डो का काम भी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, सबको मेडल भी लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपकी लंदन से जहाँ तक मुझे पता है ट्रीटी साइन नहीं हुई यूके से। तो अगर आप दुबई के साथ ट्रीटी साइन है और जितनी देर में बैरिस्टर साहब ने कहा आप कागजात बनाएंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे। अगर वो लंदन पहुँच जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो लंदन आप कैसे वापस लाएंगे? अब आप एक्सपॉन्डर के ऊपर तो आप फैसला भी नहीं सुना सकते। ये मुझे किसी ने अभी रिसेंटली लॉयर ने बताया, क्योंकि अभी 190 मिलियन केस के अंदर भी बहुत सारे एक्सपॉन्डर्स हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित अभी फैसल साहब कह रहे हैं एमएलएस के ऊपर जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लॉ था नैब के अंदर, जो पनामा और इकामा के अंदर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, वो इन्होंने अमेंड कर दिया। जैसे कैबिनेट के डिसीजन वाला एक तहफ़्फ़ुज़ आपने डाला हुआ है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज जो इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने किया, पीडीएम ने। देखिए नदीम मलिक साहब, हमारे एक मुल्क की डिफ़ॉल्ट और कोलैप्स होने ना होने की ज़मानत हमारी फ़ौज है। अच्छा लगे बुरा लगे,
ये है, वह हर शो में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ये है वो कप जिसको आपने इस ढक्कन से छुपाया है। ये है गवर्नमेंट। इसमें आप पीटीआई का भी नाम लिख देते, कभी पीपल्स पार्टी का, कभी नून लीग का। ये किसी भी कप में, उस कप में डालूंगा, उस कप में फिट हो जाएगी। इसके पसे पर्दा जो लोग काम करें, जिनको आप छुपाना चाहते हैं, जिनको आप बुरा भला कैंपेन करते हैं लेकिन काम यही कर रहे होते हैं, कुर्बानियाँ भी यही दे रहे होते हैं, ये अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस टिश्यू पेपर या इस रैपर जिस पे गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है, पुरानी हो, आज की आने वाली, टिश्यू पेपर ना कहीं कुछ और कहीं बार टिश्यू पेपर कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। मैं टॉयलेट पेपर नहीं का, टिश्यू पेपर का। टिश्यू पेपर से मुंह पहुंचते हैं सर, क्या हो गया? नहीं बहरहाल कोई अच्छे लफ्जों में नहीं। टिश्यू पेपर तो नहीं बुरी, तौलिया बैरिस्टर अकील साहब जवाब दे सकते हैं। बैरिस्टर साहब आप जवाब दे देंगे, आप खुद बैठे। मैं ये समझता हूँ कि ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डे और हुकूमत जो ऑफ द डे है, वो दोनों को मिलके काम करना होगा। कर रहे हैं दोनों मिलके, बिल्कुल। देखिए वो एक ही साइड पे होते हैं, क्योंकि असल जो मेन मकसद होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट होता है और स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। और ऑब्वियसली ये दुनिया पूरी में है कि जहाँ और ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में होती है। मतलब वो हुकूमत वक्त के साथ चलती है, हुकूमत वक्त के साथ काम करती है और वो स्टेट और स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई गलत बात की है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ ये टिश्यू पेपर या ये व्हाटएवर जो मेरे भाई ने कहा ना, दैट्स हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। चले इसको आप बैनर कहते हैं, चले आप लोग नाराज होते हैं, जमहूरी लफ्ज़ है बैनर। ये बैनर कहीं भी फिट हो जाता है। इसमें 5 साल के लिए हर कोई कह के आता है, 5 साल रहता नहीं है, लेकिन तो पीटीआई का नाम भी आ सकता है, पीपल्स पार्टी का भी आ सकता है, नून का भी आज नून है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ज़मानती नहीं है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान को कोलैप्स होने की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की। ये ज़मानती नहीं है, ये क्लियर है। ये पीछे जो है ये ज़मानती है। मैंने उनका नाम नहीं होने दिया ताकि आपका मसला ना हो जाए एडवर्टाइजमेंट का। नहीं, उसका भी कोई मसला नहीं है, आपकी तरफ से तो नहीं, वैसे जगह हर जगह होता है। शायद इसका कान बासी साहब खुश हो जाएंगे। ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूँ? ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी शाम में प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन थी। तो अभी फैसल वोडा साहब और बाकी भी मेहमानों ने जो तज़किरा किया जो फ़ौज के साथ हुकूमत का ताउन है, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ये अपने अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जितना एक फ़ोकस आजकल है तमाम इदारों का भी, हुकूमत का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी और बाकी जो स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इकनॉमिक रिवाइवल के हवाले से और डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने के हवाले से, ये माजी में कभी नहीं रहा। गो पीटीआई वाले भी सेम पेज कहते थे, हाइब्रिड सेटअप वो भी था और ये भी है, लेकिन असल अगर रिजल्ट अचीव होना शुरू हो जाए तो फिर किसी ना किसी को उसकी शाबाशी मिल जानी चाहिए। बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग की उन्होंने ख़ास तौर पर मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ पर फ़ौज ने ताउन किया है, तो वो चीनी जो यहाँ से और गंदम और फर्टिलाइज़र स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाता था, इस साल वो उन्होंने बताया कि $211 मिलियन की चीनी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को बरामद हुई है, फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिला। बहरहाल वो क्रेडिट जो पाकिस्तान को कुछ फ्रेंडली कंट्री से पैकेज मिले उसका भी फुल क्रेडिट जो है आर्मी चीफ को दे रहे थे। तो दोबारा अपने टॉपिक की तरफ अगर वापस आ जाएं प्रोग्राम में, दूसरा इशू हमारा टॉक्स वाला था। फैसल चौधरी साहब, आज आपकी इमरान खान से मुलाकात भी थी। जी सर। बात आगे कैसे बढ़नी है? देखिए सर, बात बिल्कुल सीधी सी हमारे एक ही मतमा नज़र है। हमने इमरान ने इस पर कोई जिक्र किया आज के, क्या डायरेक्शन दिया कि कैसे आगे? वो डायरेक्शन वो पहले दे चुके हैं और बड़े क्लैरिटी के साथ दे चुके हैं। हमने उनको हुकूमत से हम बड़े संजीदगी से मुज़ाकरात करने गए हैं और अपनी टीम भी हमने दी है, हमने अपना एजेंडा भी दिया है। उसके मुकाबले में हुकूमत ने हमें ये कहा कि इनका कोई काउंटर एजेंडा नहीं है। तो जब काउंटर एजेंडा नहीं होता टॉक्स का, तो फिर वही 2 एजेंडा जो हमारे हैं। अब जुडिशल कमीशन में अभी तक हुकूमत ने फी ट्रैकिंग करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस और मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है। यानी हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट जो है वो टीवार्स हमारे टीवार्स पे नहीं आती है तो अपने टीवार्स बताएं कि क्या इसमें शामिल होना चाहते हैं, कौन से प्रपोज नाम हैं जजेस के। कोई मस्बत और ठोस पेशरफ्त हो तो चौथा मुज़ाकराती दौर हो। अगर नहीं होता तो फिर ये वक्त का ज़या है हमारा भी और इनका भी। फिर चौथा दौर नहीं होगा। ज़ाहिर है चौथा दौर किसी बात पे होगा अगर पेशरफ्त नहीं हो रही या कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। और हुकूमत जो है अभी तो ये देखिए ना नदीम साहब, जो सवाल ये है कि अभी तक हुकूमती जो कमेटी है वो कोशिश के बावजूद, पिछली दफ़ा भी 7 दिन कोशिश की और किसी दूसरे ज़रिए के इंटरफेरेंस से संडे वाले दिन जेल के दरवाजे खुले। आज भी इनका परसों जब ये एलामिया था कि जी हमने एग्री किया, इरफान सिद्दीकी साहब ने जो टॉक्स के आखिर में पढ़ा,
तो अभी तक भी ये टीम की मुलाकात नहीं करवा सके हैं। जो मुज़ाकराती टीम है उसकी इमरान खान के साथ मुलाकात जेल में चले, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, जैसे पिछली दफ़ा कराई थी, वो भी हो जाए तो बल्कि 3 महीने आगे आपको भी बढ़ते मामला नजर नहीं आते। बैरिस्टर साहब से पूछना है, बैरिस्टर साहब आज आपकी तरफ से इरफान साहब ने कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने कि 28 तारीख को तहरीरी तौर पर जवाब दे देंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो कमीशन बनाने के ऊपर तो अभी इतफाक़ नहीं है, बल्कि मुखालफत की जाएगी, कमीशन नहीं बनाया जाएगा। और अली मीन गंडापुर के हवाले से भी कोई बयान मनसूब करके हमारे रिपोर्टर खबर चला रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो थे हमारे कुछ शायद बहक गए थे, उन चीज़ों को भी ख़त के अंदर जिक्र किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर KP ने ये बातें की। क्या ऐसे ही? मलिक साहब, 2 बातें हैं। पता नहीं कौन सी आग लगी है कि ये 28 तक इंतज़ार नहीं कर सकते। आज मैं सुन रहा था कि शायद उमर अयूब साहब ने कहा है कि हम किसी मुज़ाकराती नहीं बनेंगे। आप 28 पे क्यों? देखिए, अब 7 वर्किंग डेज जब दिए हैं तो हमें थोड़ा सा 7 जमातें हैं उस कमेटी का जो हिस्सा है, अब वो अपनी लीडरशिप से बात करेंगी, लीगल ओपिनियन सीख करेंगी। हमने एक सब कमेटी तश्कील दे दी है उस तमाम तर मामले पे। हम इनकी शिक बाय शिक जो है तमाम तर मामला उसको देख रहे हैं, उसको तहरीरी हो, ज़बानी हो, क्यों नहीं इंतजार कर लिया जाता? 2-4 दिन की बात है। आप कमीशन बनाने का इरादा रखते हैं कि नहीं रखते? मेरे ख्याल से इस पे भी कोई व्यू फॉर्म नहीं हुआ कि कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, एक बनेगा या दोनों बनेंगे, या एक नहीं बनेगा तो दूसरा बन जाएगा। अभी क्या ये बात दुरुस्त है कि उसमें अली मीन गंडापुर के बयान जो है कमेटी में दिए गए वो भी खत का हिस्सा बनाए जाएंगे? जो अभी देखें, बिल्कुल, क्योंकि वो तो उन्होंने ऑन अप किया है और टीवी स्क्रीन पे उन्होंने ऑन अप किया है, एक इंटरव्यू किया है और उन्होंने एडमिट किया है इस बात को। उन्होंने कहा कि मैं तो, इनके लीडर शायद डिसओन तो कर दें और वो करते भी रहे हैं। वो तो फिर आप चार्जशीट फ्रेम कर रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने, मलिक साहब, आप वो बिल्कुल क्लिप चलाएं, अपने प्रोड्यूसर को कहें कि वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो डिसओन नहीं करूंगा, वाकईतन लोग गए थे, मैं नाउन के हवाले से PTI के लोग थे, मैं तो उनको डिसओन नहीं करूंगा। तो ये आप अपने जवाब का हिस्सा बनाएंगे? अब आएगा, जरूर आएगा, ये बात तो आनी चाहिए कि वो ओनरशिप तो कर रहे हैं। बात आगे नहीं बढ़ती, एमेचर वीडियोस मौजूद हैं, फिर तो ये हमें ऐसे टॉक शोज में मसरूफ रखा हुआ है इन्होंने। देखिए सर, आप दोनों से जो हैं मेरे दोनों दोस्त, इनसे आप इतने मुश्किल सवाल करें, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, वक्त से पहले बता देता हूँ, कुछ नहीं होगा। इन टॉक्स का कोई सवाल नहीं है, कुछ नतीजा नहीं निकल। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। कमीशन नहीं बनना, कमीशन जब बनाएंगे, बनना चाहिए 26 और 9 मई का, तो वो कहेंगे कि आप 14 शुरू करें जब साहब मुसल्लत हुए, 14 वाले कहेंगे आप 7 का करें, 7 वाले कहेंगे 3 का करें। तो ये नॉन स्टार्टर है, पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, ये मुज़ाकरा रुक जाएंगे। कल ख्वाजा आसिफ का हम इंटरव्यू कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ ने यही कहा, उन्होंने कहा कि 2014 के धरने से कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, 2014 वाले कहेंगे आप 7 वाले से पूछें, 7 वाला कहेगा 3 वाले से पूछें, तो ये नॉन स्टार्टर है। वो कहेंगे हम बनाते हैं, आप 14 का बनाएं, वो कहेंगे हम नहीं मानते, वो कहेंगे हम नहीं मानते, तो हम नहीं मानने का। देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या चाहती है दोनों का, और PTI क्या चाहती है, दोनों का हदफ क्या है? एक है, ये अपने ऑपोजिशन को चाहते हैं कि उनका लीडर जेल में रहे, और PTI चाहती है कि उनका लीडर बानी इमरान खान साहब जेल में रहे। तो हदफ एक है, तो बीच में नेगोशिएट किसने करना है? नेक नियत आदमी उसमें कौन है? आपका ख्याल है कि फैसल चौधरी का ये ख्याल है कि इमरान खान जेल में? मैंने जैसे लोग कहाँ हैं, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज है, डिसमेंटल है, MQ पाकिस्तान करे, PTI कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान है। देखिए, मैं बैरिस्टर अकील साहब को कहीं से नहीं जानता, मैं आपको 2-3 मिनट 1 सेकंड लूँगा आपका। बैरिस्टर अकील साहब हो गए, बिलाल कियानी साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, अली मलिक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस का, बुशरा इमरान है, अनूशे है, इस आमिर एज़ स्पीकर जो पहले रह चुका है लाहौर का, ये सब बेहतर चेहरे हैं, यंगस्टर्स हैं, गिव देम अ चांस, इनको काबीना में लाएं, फेस चेंज करें, एक एक बारीकी पकड़े। इसी तरह MQ में मुस्तफा कमाल है, फैज़ल हज़वारी, आमिर चिश्ती, इनसे आप सवाल करेंगे, बाप में लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अच्छे लोग हैं, PTI के अंदर अच्छे लोग कहाँ हैं? PTI के अंदर सामने जो PTI के लोग आज मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनका हदफ है इमरान खान साहब जेल में रहें, उनको जानी तौर पर खुदा न खासा नुकसान हो। उनको पता है आज इमरान खान साहब आ जाए बाहर तो कल उनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी। इसके पीछे क्यों पड़े हुए? मैं तो मुंह पे बात करता हूँ, इसके पीछे क्यों पड़े हुए? इसके भाई के पीछे, फवाद के क्यों पीछे पड़े हुए? क्यों पड़े हुए? कि ये नहीं लोग चाहते, या गौहर साहब नहीं चाहते, और ये नहीं चाहता कि इमरान खान साहब जेल में रहे, इमरान साहब की जान का खेला जाए, ये नहीं चाहते। ये पहले ही भी कैजुअलिटी से बचा है। ये मेरे दोस्त सामने बैठा है, मैं तो मुंह पे बात करता हूँ सर, मुझे किसी का डर वर नहीं है। ठीक है, तो बैरिस्टर गौहर के ऊपर इल्जाम लायद कर रहे हैं, गंडापुर के ऊपर आयद कर रहे हैं, किस पे इल्जाम? गौहर भी बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर लेकिन सर जो भला आदमी है उसके ऊपर आप इल्जाम आयद कर रहे हैं। सर जो भले है, मैं भलों का नाम लेके बात करता हूँ सर। मेरी अगर मुखालफत भी होगी तो मैं अच्छे का नाम अच्छे में लूंगा। वो मेरे बारे में मसलतन बुराई भी करेंगे तो मैं कहूँगा अच्छा आदमी है। अली मोहम्मद खान है, ये अच्छे लोग हैं, मैं तो कभी नहीं कहा। या शौकत ज़ई है, या बैरिस्टर साहब, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों कैसे कहूँ बुरा? वो मुझे बुरा कहते थे, मैं तो नहीं। आप किस पे इल्जाम आयद कर रहे हैं? मैं इल्जाम आयद कर रहा हूँ जो फ्रंट लाइन पे लोग। शिबली फराज है, अच्छा आदमी है,
ठीक है। लेकिन आप उमर अयूब को ले लें, आप गंडापुर को ले लें, जो रियासत सियासत इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, पैसे के मज़े लूट रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं बार बार जाने आपके का। ख्याल में फैसल को और फवाद को कोई उमर अयूब से ज़ाती दुश्मनी है तो वो इसलिए इनको रोक रहे हैं, कोई ऐसा मामला है? सर मुझे तो नहीं पता, वो सारे ला रहे हैं नाम में मैं फैसल भाई विद रिस्पेक्ट, बात यह है कि ये मैं इस राय से इख्तलाफ करता हूँ। एक सेकंड ना सर, मुझे कंप्लीट कर रहे हैं ना। जी जी। अच्छा सर देखिए, मेरी गुजारिश है कि ये खेल बंद करें आप, ये तो नॉन स्टार्टर है। और जो टाइम लाइन उन्होंने पकड़ी, उस टाइम लाइन में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आनी है, मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ, ठीक है। उससे और आगे अच्छी खबरें, क्या अच्छी खबरें? अच्छी कि जिनमें इनको मायूसी होनी है, पीटीआई को मायूसी होनी है, और पाकिस्तान की अच्छी खबरें आनी है। एक तो आपने 22 तारीख की आज की वो जो खबर सुनानी है, वो गाड़ियां खरीदने वाली, वो तो बताया ना जी पहले। वो आपका वो तो पकड़ लिया है ना। वो फाइल किधर है आपकी, वो स्कैंडल वाली? लिफाफा खोले, चले बंद ही रहने देंगे, टीवी पे नजर नहीं आएगा, लिफाफा बंद ही रहने दें। नदीम मलिक साहब, वो बैरिस्टर अकील साहब हंस रहे हैं, इसका जवाब देना है। देखिए वो लिफाफा बंद होने पे मैं कह रहा हूँ ये वो वाला लिफाफा है जो इमरान की काबीना में पेश हुआ था। देखिए ये आज अगर अपनी बर्बरिया ताकत के जोर पे करा भी लेते हैं ना, तो 190 मिलियन का एक केस बनेगा इनके ऊपर। गाड़ियों का स्कैंडल मैंने आपको बताया था। देखिए उस स्कैंडल क्या है, उस स्कैंडल के अंदर कोई ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। किसने पैसे खाए? सुने ना, नीली पे पटाई, वाइट कमीज, काला, 8 बजे का शो समा की बिल्डिंग के अंदर। तो दुनिया को अंधे को पता है नदीम मलिक साहब की बात हो रही है, ठीक है सर। ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, यानी कि अच्छी चीज़, उसकी बेनिफिट्स, उसके करोड़ों रुपए के फायदे। किसने पैसे खाए उसमें? मैंने तो इतना खाए, जिसने खाया उसका नाम बताइए। मैं तो देखिए सर, मैंने तो आज जब सवाल उठाए, अच्छा मैंने वजीरों को भी फ़ोन किया, मेरी कमेटी के लोगों ने वजीरों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई हमारे बस से बाहर। आप शहबाज शरीफ की हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, तो और क्या? ये बड़ा ब्लेटेंटली ये ब्लैक एंड वाइट करप्शन का केस, 1000 गाड़ियाँ, ठीक है, 1000 गाड़ियों का। इसमें अखबार में ऐड नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, कंपटीशन नहीं है, सुजुकी नहीं है, होंडाई नहीं है, किया नहीं है, चाइनीज़ नहीं है। 2 गाड़ियों का नाम लिया, 2 गाड़ियों में जो बेहतर होनी चाहिए थी, जिसमें ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, उसको ड्रॉप किया गया। टेक्निकल कमेटी ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व करके उनको ये नहीं पता वो गधा खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीदने जा रहे हैं, या बिस्किट खरीद रहे हैं, घास खरीदने जा रहे हैं। आज जब सारे सवाल उठाए, उसमें नून लीग के भी लोग कमेटी के अंदर अप्रिशिएट कर रहे थे कि बिल्कुल सही है, इसको रोके। आप बैरिस्टर साहब शाबाशी दे रहे हैं इनको? ये देखिए मैं स्कैंडल है, क्योंकि मेरे सामने वो करप्शन का नहीं है और हुकूमत पे तो इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने। ये हुकूमत पे लगाते हैं, ये कह रहे थे 22 तारीख को हुकूमत के खिलाफ हमारे प्रोग्राम में ऐलान करेंगे। एक गाड़ियों के हवाले से, FPR के हवाले से बिल्कुल ब्रेक में भी हमारी बात हुई है, मैं बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट्स और बैरिस्टर साहब, और अगर पेपरा रूल्स की वायलेशन के ऊपर उस आदमी और उसके सहायक लोग, मैं उनको भी आपकी मदद कर दूंगा। ये जो लिफाफा है इनका बंद है ना, ये आपको दे देंगे प्रोग्राम के बाद, आप इसको प्रोब करेंगे, फिर हम इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे। बिल्कुल, प्रोब की जरूरत नहीं है सर, वो FBR खुद नहीं जवाब दे पाए। सर ये बैरिस्टर साहब हमें कहीं इसमें NCA की वो डीड तो नहीं है। साहिबजादा हामिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपको पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी भारी पड़ गई और पुलिस वाले पीछे आ गए, क्या हुआ है? बस सर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जारी थी और फिर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई थी। अभी गिरफ्तार तो नहीं हो सका उनसे, वहां से तो निकला जी, चूंकि बगैर को वारंट्स के गिरफ्तारी उनको रिक्वायर्ड थी। अब खुदा जाने किस वजह से रिक्वायर्ड से थी जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा था कि पुलिस पकड़ने पहुंच गई? मैं तो अल कादर के ऊपर ही बातें कर रहा था जनाब, मैंने और कौन सी बात करनी थी। सर आज आपने एक ट्वीट भी की थी ना कि प्राइम मिनिस्टर वो पता नहीं क्या अपनी फिक्र कर लें, वो एक जुमला क्या लिखा हुआ था आपने? मैंने कहा था वो वसवसों की बात की थी जी, जो वसवसे आ रहे हैं उन वसवसों के अंदर हकीकत है। वसवसे आ रहे हैं तो वो वसवसे क्या आ रहे हैं उनको थोड़ी रोशनी डाले, पुलिस इसीलिए पता करने आई होगी, पूछने आई होगी। सर वो पुलिस वाले मेरे से पूछ लेते, SP साहब जो आए थे, DSP साहब आए थे, वो अंदर आके मेरे से पूछ लेते तो मैं उनके वसवसे दूर करवा देता जनाब। लेकिन वो जितनी नफरी लेके आए थे वो तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं वसवसों में डाल जाऊं, लेकिन मैं किसी वसवसे में नहीं। सर वो वसवसे प्राइम मिनिस्टर को आके रहे हैं, थोड़ी रोशनी तो डाल दें, हमें तो पता चल जाए। सर देखिए नदीम मलिक साहब, जो तीसरी मीटिंग हुई थी मुज़ाकराती कमेटी की, बड़े अच्छे माहौल में हुई थी और काफी चीजें वहां पर रखी गई, लेकिन उसी मीटिंग की ड्यूरेशन में ही जो को पेशावर की एक मुलाकात है वो हाईलाइट हो गई। फिर दूसरा एक फैक्टर ये आया कि जो हमारा ड्राफ्ट था वो इतना वेल प्रिपेयर्ड था, एंड क्रेडिट गोज टू सलमान अकरम राजा साहब एंड ऑल द कमेटी मेंबर्स कि उन्होंने जितने तरीके से तैयार किया था, हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसमें इमरान खान साहब का नाम होगा।
वो नाम नहीं था वहां पे, ताकि वो एनआरओ का बयानिया बना सकें, वो बयानिया नहीं बन सका। सर पेशावर वाली जो मीटिंग थी उसका कितना बोझ है जो शहबाज शरीफ साहब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसको ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। क्या वाकई उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन हुई? सर मैं अब उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी कर दूं तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। गौहर साहब ने वो मुलाकात की है, गौहर साहब ही बता सकते हैं जी उसमें क्या हुआ। गौर साहब तो मुझे खुद दबाव का शिकार नजर आते हैं। मीटिंग कंफर्म करने के बाद वो अब भागते फिरते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी पे बात हुई। तो फिर देख लें, ऐसी बात होगी भी जिसकी वजह से वो अवॉइड किया जा रहा है, या कोई ऐसी चीज है। अब मेरे असल में नदीम साहब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ जी, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर जी विद यू। मैं कुछ चीजें जब हमारे नोटिस में लाई जाती हैं, या जिस तरह मुज़ाकराती कमेटी में को बात करते हैं, तो कुछ चीजों के ऊपर हम ऑन ओथ होते हैं। तो ऑन ओथ होते हुए मेरा ख्याल है कि अगर मैं कुछ चीज रखूं तो वो मेरे असूलों के और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मैं इस वजह से उस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ जी खुद। देखिए, अगर तो वो पेशावर वाली मीटिंग अगर आपकी फ्रूटफुल हुई तो आपके कमीशन बन जाएंगे, अगर फ्रूटफुल ना हुई तो कमीशन नहीं बनेंगे। सिंपल हमारी तो एज ए जर्नलिस्ट अगर 2 लफ्जों में जवाब पूछें तो यही जवाब होगा। सर मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अगर कमीशन का ऐलान कर दिया हुकूमत ने प्रिंसिपली, और उसके टीओआरस के लिए मीटिंग करनी हुई तो मीटिंग होगी, और अगर हुकूमत ने प्रिंसिपली हमारे कमीशन का ऐलान ना किया तो फिर मीटिंग भी नहीं होगी चौथी। सर साहिबजादा आमिर रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें नदीम साहब मैं फैसल भाई तनख्वाह के आधे पैसे तो दे दें सर मुझे, मैं आपको पहले बताया दो फैसल भाई, जो चीजें। आपने पूरा एक इल्जाम धर दिया और हमारी पार्टी को बखियो धेड़ दिए। सर हमारे हम इतने बड़े क्लेम करते हैं। आवाज है नहीं, कोई भी बंदा हमारी पार्टी में, फरिश्तों की पार्टी नहीं, गौर हो, सलमान हो, उमर हो, दूसरा असद हो, अली अमीन हो, कोई भी शख्स इमरान खान की रिहाई के अलावा कुछ नहीं चाहता। और ये मैं आपको बताऊं, ये बात ठीक है, मैं आप मेरी बातें, और मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। मुझे हमेशा अपने हर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनसे ताउन मिलता है। फवाद के पीछे मेरा काम जो है, फवाद के पीछे कौन? सर फवाद का देखें, फवाद का और इमरान खान का आपस में बहुत ताल्लुक और है, मेरी एडवोकेट करने की जरूरत नहीं है। नदीम भाई देखिए, मेरी गुजारिश इन सबसे कि देखिए, जब मैं आता हूँ, आप लोगों की मेहरबानी, जब मैं आता हूँ ना तो ये सारे लोग यही कॉफी पीते हैं। सर शायद का खान साहब आज आपको प्रोग्राम के बाद भी ये चाय पिलाएंगे। जब ये कॉफी सारी पीते हैं ना, इतनी मशहूरी वो पैसे दे के नहीं कर सकते। अब मैं ये कॉफी पीता हूँ ना, तो ये भी वही कॉफी पी रहे उस दिन, और वो भी यही कॉफी पी रहे। अब अगर मैं ब्रांड चेंज कर दूं और पीले रंग का कप पकड़ लूं, और उस दिन ये भी ये कॉफी पिए और वो भी ये कॉफी पिए, इसी तरह पाकिस्तान आगे जा सकता है। एक रास्ता तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, जो मेरे भाई ने अभी तूफान बर्पा किया, पर्सनल पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन दी इन्होंने कि जी मेरी पार्टी में यूं, और फरिश्तों की पार्टी और नेक नीयत पार्टी, और इससे अच्छी पार्टी को दुनिया में होनी चाहिए। मेरा सिंपल सा, जिस दिन खान साहब को सज़ा हुई, उसे किसी के चेहरे पे आपने देखा कि किसी की तबीयत ख़राब होगी हो, कोई बेहोश हो गया हो, कोई रोया हो, किसी ने मातम किया हो, सब तैयार बाबू बने हुए थे। आज प्ले कार्ड ले लेके यूँ चल रहे थे, वो पासिंग द पिलो की तरह उसकी वीडियो बन रही थी, की आवाज़ें निकाली थी। चलें भाई, ये नहीं किया। खान साहब को इन्होंने आज तक क्या रिलीफ दिलाया है? उसका भट्टा बिठाया है, रिलीफ क्या दिलाया? पहला मेरा सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये, आपने एहतजाज देखा, रोडे चौक देखी, पब्लिक को देखा, इतनी बड़ी मैसिव कैंपेन ये क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे, प्रोपेगेंडा के तो चैंपियंस हैं ये, ठीक है। इन्होंने कहा मुस्बत, इमरान खान साहब कह रहे चीफ का हमारी बातें मुस्बत हुई हैं। वही चीफ जिसके खिलाफ आपने धरने मरने कर दिया उसको रोकने के लिए, मुस्बत के गुब्बारे से हवा उसी रात मैंने बता दिया था, सुबह निकल जाएगी जिस दिन आ जाएगा फैसला। अच्छा, लेकिन इरफान सिद्दीकी ने उसको ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है फैसल वाडो साहब। इरफान सिद्दीकी साहब ने जिस दिन सजा हुई 14 साल, उस दिन यकीन करें शाजिर नाजरी कोई एमएनए जो है खान साहब के नाम पे या उनकी वोटों का ये क्लेम करते हैं कि हम तो उनके नाम पे बने, कोई भी नहीं आया था डयाला के बाहर। अच्छा, एहतजाज के रोना था। नहीं, बात लोग ना बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप चाहते हैं कि कोई रोला हो जाए, ये सारा ये टाइम चाहते हैं, चल ही ना रोला हो जाए। बात ये है, ये चाहते हैं वो टाइम पास हो जाए, हमने नहीं करना देना। आपने हमारे बंदों को अच्छी बात है ना, खैर मार दिया, बहुत अच्छी बात आपने की। फवाद भी जो बात कर रहे हैं ना, वो भी अच्छी बात कर रहे हैं। आप क्या करें, मुझे तो पता नहीं। मैं इंडोर्स करता हूँ इस बात को कि हमें, क्या वर्ड यूज किया आपने, ढहपटास, वो नहीं करना आपने। ढहपटास से पीछे हटे, पॉलिटिक्स करें, रास्ता निकाले, बिल्कुल एंड आ गया प्रोग्राम का। बताएं
टॉक्स में कोई आगे काम चल रहा है? रिजिड नहीं होना चाहिए, ये एक प्री कंसीव माइंडसेट के साथ आए हुए हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा जो है मामला को मामला फैम, मैं बताता हूं ना, आप चौथी मीटिंग होने दें, चौथी मीटिंग में बैठे तो सही। ये माइंडसेट के साथ आ जाना और कहना कि हम बैठेंगे नहीं जब तक हुकूमत अनाउंस नहीं करेगी कमीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। आप चौथी मीटिंग में बैठे तो सही ना, डेडलाइन आपकी 31 है ना, आप ये बंदूक रख के तो फिर आप कहें कि जी हम आपको थ्रेट भी करेंगे, हम आपको कोयर्स भी करेंगे, आप कमीशन अनाउंस करें तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। ऐसे मुज़ाकरात नहीं चलते मलिक साहब, ऐसे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। तो आपने बंदे हमारे मारे हैं, अब आप ये कहते हैं कि इनको क्या मुज़ाकराती मेज पे बैठे हुए आमतौर पर तरीका यही होता है कि शराइत नहीं आयद करते, अब बैठ के रास्ता ढूंढते हैं। उनको भी नहीं करना चाहिए आपको, या तो इनकी को काउंटर शरायत होना, वो तो दी नहीं भाई, हम तो आपको जवाब देंगे ना कि अगर आपने नहीं जवाब थोड़ी होता है, आपका काउंटर एजेंडा ही कोई नहीं है और आप हमारे एजेंडा को कहते हैं ये काबिल अमल नहीं है, तो फिर बात किस बात की होनी है? देखें ना, आप भी तो कुछ सीरियसनेस का मुजाहरा करें। अब मैं फैसल साहब से ये पूछूं, इरफान सिद्दीकी साहब ने वो जो उस शाम को हवा निकली है उसको तो उन्होंने ऑन नहीं किया, उन्होंने कहा जी नहीं 3 दरवाजे ना खोलें, हमें भी पता मुकालमा क्या हुआ। ये जो सर दबाव ज्यादा है ना फैसल साहब, आप ये खबर चलाएं कि हमारी पेशावर में मुलाकात होगी और खुशियां मनाई, इमरान का बयान आ जाए तो दबाव तो आएगा गवर्नमेंट को। मैंने उनसे कहा भाई पानी पे पैरल करें, कोई मसला फैसल वोडा साहब, फैसल चौधरी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।